नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग समय समय पर भारत की यात्रा पर आने वाले विभिन्न विदेशी यात्रियों के संबंध में चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 प्रश्न इस पोर्शन से आते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक अलग से स्वतंत्र वीडियो बना दूं। तो इससे संबंधित जो है मैं 2 पार्ट अपलोड करूंगा। तो यह पहला पार्ट है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला जो है पहला यूनानी विद्वान था। और यह सेल्यूकस, उस समय जो यूनान का शासक सेल्यूकस था, जिसको हम लोग निकेटर के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा भेजा जाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह एक राजदूत था। और उस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वह लंबे समय तक रुका और उसने यहाँ पे जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, उसे अपने ग्रंथ इंडिका में संग्रहित किया। वर्तमान समय में जो है इंडिका ग्रंथ जो है अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, बल्कि जो है उसको विभिन्न विद्वानों के द्वारा संकलित किया गया है। एरियन, स्ट्रैबो, जस्टिन, इन सभी विद्वानों के जो है ग्रंथों में इसका अंश था। तो मैक्रिंडल ने जो है उसको संग्रहित करके इसे प्रकाशित करवाया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंडिका का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा सही आंसर है इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है। विकल्प सी हमारा सही आंसर। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस यूनानी शासक ने भेजा था? होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस यूनानी शासक का राजदूत था? तो यह जो है सेल्यूकस का राजदूत था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व 299 ईसा पूर्व मौर्य दरबार में रहा? तो यह मेगास्थनीज ही हमारा सही आंसर है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, मतलब इस टॉपिक पर जितने प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न बनाने का मैंने प्रयास किया। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, लेकिन इसके उद्धरण प्राप्त होते हैं। तभी मैंने आपको ऊपर बताया कि चूंकि अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं है, तो विभिन्न विद्वानों या यूनानी इतिहासकारों, एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, जस्टिन, सभी के विवरणों से में इसके अंश प्राप्त होते हैं। तो इसके उद्धरण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसमें है, पहला है एरियन, तो एरियन के में प्राप्त होता है, स्ट्रैबो के विवरण में भी प्राप्त होता है। विकल्प सी है प्लूटार्क, प्लूटार्क के विवरण में भी प्राप्त होता है। अगला है प्लिनी, प्लिनी के विवरण में भी प्राप्त होता है। अगला है जस्टिन, जस्टिन के विवरण से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और डायोडोरस या डियोडोरस के विवरण से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो मतलब सभी जो है इसमें सही आंसर है। तो हमारा ABCDEF हमारा सही आंसर है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मेगास्थनीज के विवरण को पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है? तो यह स्ट्रैबो के द्वारा कहा गया है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने इंडिका के बिखरे हुए अंशों को एकत्र कर 1846 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, डॉक्टर स्वानबेग ने। डॉक्टर स्वानबेग ने इंडिका के बिखरे हुए अंशों को एकत्र किया और 1846 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए। अगला प्रश्न है, इंडिका का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो हमारा सही आंसर जो इंडिका है उसका अंग्रेजी भाषा में
अनुवाद 1891 में मैक्रिंडल के द्वारा किया गया था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र को किस नाम से संबोधित किया है? तो पालिब्रोथा नाम से संबोधित किया है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा संचालित होता था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में इस बात का विवरण दिया है कि जो पाटलिपुत्र का प्रशासन होता था वह कुल 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था और कुल 30 सदस्य होते थे। कुल प्रशासन चलाने के लिए कुल 30 सदस्य होते थे, जिनको 6 समितियों में बांट दिया जाता था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारत में कुल कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो हमारा सही आंसर है, मेगास्थनीज ने भारत में कुल 7 जातियों का उल्लेख किया है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में यह वर्णित है कि भारत में दास प्रथा नहीं विद्यमान थी? तो हमारा सही आंसर है इंडिका में। इंडिका में इस चीज़ का विवरण प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि ये सब विवरण जो है मेगास्थनीज के द्वारा जो दिए गए हैं यह काल्पनिक हैं या सत्य से परे हैं, क्योंकि समकालीन ग्रंथ अर्थशास्त्र में जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है, कुल 9 प्रकार के दासों का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। और मेगास्थनीज लिखता है कि भारत में दास प्रथा का अभाव है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इंडिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। यह भी काल्पनिक ही है, क्योंकि समकालीन जैन ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम शासन के अंतिम दिनों में जो है 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस अकाल से जो है अपने नागरिकों को मुक्त दिलाने के लिए जो है अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त श्रवणबेलगोला, जो कि वर्तमान कर्नाटक में है, तपस्या करने के लिए गया था। ठीक है। तो इसलिए जो है इस विवरण को भी हम लोग सही नहीं मान सकते हैं। हमारा अगला है, मतलब ये सही है, मेगास्थनीज ने इंडिका में इसका वर्णन दिया है। हमारा अगला है, भारत में लेखन कला का अभाव था। तो यह भी सही है। मेगास्थनीज ने इंडिका में ये विवरण दिया है कि भारत में लेखन कला का अभाव था, जबकि उसके काफ़ी समय से पूर्व ही भारत में लेखन कला का उद्भव हो चुका था। अगला है, राजा भूराजस्व उपज का 1/4 लेता था। यह भी सही है। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा है कि जो राजा होता था वह प्रजा रक्षण के बदले जो है कुल उपज का 1/4 भाग भू राजस्व लेता था। ठीक है। जबकि जो हमारे ग्रंथ हैं, भारतीय ग्रंथ हैं, उसमें 1/6 का प्रावधान है। तो इस प्रकार से सभी कथन जो इंडिका में वर्णित है, तो इसलिए विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई नामक अधिकारी संबंधित है। तो जो एग्रोनोमोई नामक अधिकारी है वह ग्राम प्रशासन से संबंधित है, जिसका विवरण मेगास्थनीज ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार कौन सा अधिकारी नगर प्रशासन से संबंधित है? तो अरिस्टोनोमोई नामक अधिकारी नगर प्रशासन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भगवान शिव का उल्लेख किस नाम से किया है? तो मेगास्थनीज ने भगवान शिव का उल्लेख डायनोसियस नाम से किया। विकल्प भी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भगवान विष्णु का उल्लेख किस नाम से किया है? तो भगवान विष्णु का नाम हेराक्लीज नाम से मेगास्थनीज ने किया है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य हुई संधि का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। एपियानस नामक यूनानी इतिहासकार जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो संधि हुई थी उसका प्रत्यक्षदर्शी था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाला मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था? तो भारत आने वाला मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस था, जो कि सीरिया का राजदूत था। कहाँ का? सीरिया का राजदूत था और एंटियोकस प्रथम के द्वारा बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
डायमेकस नामक यूनानी राजदूत किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, डायमेकस कहाँ का राजदूत था? तो डायमेकस सीरिया का राजदूत था। हमारा अगला प्रश्न है, डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में किस सीरियाई शासक ने भेजा था? तो एंटियोकस प्रथम के द्वारा वह बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। तो विकल्प से हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम से कौन सी सामग्री मांगी थी? यहाँ पे मांगी थी होना चाहिए था, ठीक है। तो बिंदुसार ने जो है एंटियोकस प्रथम से डायमेकस के माध्यम से कुल 3 चीज़ें मांगी थी। पहला था सूखी अंजीर, दूसरा था मीठी मदिरा और तीसरा था दार्शनिक। तो एंटियोकस प्रथम ने सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो भिजवा दिया, लेकिन उसने कहा कि हमारे यूनानी कानूनों में जो है दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जाता, इसलिए हम दार्शनिक आपके दरबार में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, डायनोसियस नामक राजदूत किसके दरबार में आया था? तो डायनोसियस नामक राजदूत जो है आया था अशोक के दरबार में। कभी कभी ये बिंदुसार भी सही आंसर मान लिया जाता है, लेकिन है इसका सही आंसर अशोक, क्योंकि डायनोसियस जो है मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस के द्वारा जो है भेजा गया राजदूत था। और वह जब टालमी फिलाडेल्फस ने उसे भेजा था तो उसे बिंदुसार के दरबार में भेजा था, लेकिन बिंदुसार के दरबार में पहुंचने से पहले ही बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी और उस समय अशोक वहां का शासक था। तो जो किसके दरबार में आया था चूंकि पूछा जा रहा है, तो वह अशोक के दरबार में आया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया था, तभी मैंने आपको ऊपर बताया है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक प्लिनी हैं। तो प्लिनी इस जो है सभी यूनानी विद्वान जो है भारत और आसपास के जो है देशों के भ्रमण पर आए थे और उन्होंने जो कुछ यहाँ पे एशियाई उसमें देखा उसको नेचुरल हिस्टोरिका में लिखा। तो विकल्प पे हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्टोरिका की भाषा है? तो नेचुरल हिस्टोरिका की भाषा प्लिनी ने जो है लैटिन भाषा में की है। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक है? तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक जो है एक अज्ञात लेखक है, इसके लेखक की जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती है। यह जो है पहली शताब्दी ईस्वी में भारत के तटों पर यात्रा पर व्यापारिक उद्देश्य से आया था और जो कुछ उसने देखा उसने अपने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में लिखा, लिपिबद्ध किया। एरिथ्रियन सी का अर्थ होता है लाल सागर, लाल सागर। यह भी जो है कभी कभी प्रश्न पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? तो हमारा सही आंसर है यह टॉलमी की रचना है। ज्योग्राफी किसकी रचना है? टॉलमी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 399 ईस्वी में आया था। हमारा अगला प्रश्न है, 522 ईस्वी के आसपास कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हमारा सही आंसर 522 ईस्वी के आसपास जो है, यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प जो है गलत हो गया। 522 ईस्वी के आसपास जो है सोमाचीन की जगह जो है आप सुंगयुंग कर दीजिए, सुंगयून कर दीजिए, ठीक है। सुंगयून जो है 522 ईस्वी के आसपास जो है भारत की यात्रा पर आया था और जो है गांधार क्षेत्र का भ्रमण किया था। लगभग 529 ईस्वी तक भारत में रहा। हमारा अगला प्रश्न है, वेनसांग नामक चीनी यात्री किस शासक के दरबार में आया था? तो वेनसांग जो है वर्धन वंश के शासक या पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के दरबार में
आया था। हमारा अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग के भारत में निवास की अवधि थी। तो ह्वेनसांग भारत में कब से कब तक निवास किया था? तो 629 ईस्वी में भारत आया था और 645 ईस्वी तक रहा। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर, 629 से लेकर 645 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सी यूकी का लेखक है। तो ह्वेनसांग ने जो भारत की यात्रा पर जब आया था तो जो कुछ उसने लिपिबद्ध किया तो उस ग्रंथ को जो है सी यूकी के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग का जीवनीकार कौन था? तो ह्वेनसांग का जीवनीकार जो है उसका मित्र था व्हीली। तो उसका जीवनीकार कौन था? व्हीली था। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 671 ईस्वी में कौन सा चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आया था? तो 671 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी यात्री इत सिंह था। कौन था? इत सिंह था। ठीक है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री का मूल नाम कुड था? तो फाहियान का मूल नाम कुड था। ठीक है। तो विकल्प हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान नामक चीनी यात्री किस शासक के दरबार में भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान नामक चीनी यात्री भारत में कब से कब तक रहा? तो फाहियान भारत में 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा चीनी यात्री स्थल मार्ग से भारत आया और समुद्र मार्ग से चीन लौटा? तो फाहियान था। फाहियान जो है स्थल मार्ग से भारत आया था और समुद्र मार्ग से चीन को वापस लौटा था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक रहा? तो फाहियान पाटलिपुत्र में कुल 3 वर्षों तक निवास किया था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फुकोकी संबंधित है। तो फुकोकी जो है फाहियान का यात्रा वृत्तांत है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन पर वहां के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो चूंकि उस समय जब ह्वेनसांग नालंदा की यात्रा पर गया था तो शीलभद्र जो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे और उन्होंने ह्वेनसांग का स्वागत किया था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है इत्सिंग, ह्वेनसांग, फाहियान और मेगास्थनीज का नाम मिलता है। तो मेगास्थनीज मौर्य दरबार में कब आया था? मेगास्थनीज जो है मौर्य दरबार में लगभग 299 ईसा पूर्व आया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसके बाद जो है इसमें है फाहियान। तो फाहियान जो है लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था। ह्वेनसांग लगभग 629 ईस्वी में भारत आया था और इत सिंह 671 ईस्वी में भारत आया था। तो हमारा सही आंसर है DCBA। ठीक है। तो DCBA का मतलब हो गया 4 3 2 1। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो जब ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था तो उस समय मथुरा जो है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री को विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है, ह्वेनसांग को जो है विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। विकल्प बी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे।
यहाँ पे प्रश्न हमारा गलत हो गया है, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में किस चीज़ का प्रयोग करते थे? किसका प्रयोग करते थे? यहाँ पे कौड़ियों का हो गया, किसका प्रयोग करते थे? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, कौड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान ने किस शासक के राजमहल को देवनिर्मित बताया था? तो जो फाहियान है पाटलिपुत्र में अशोक के राजमहल को देखा था और उससे इतना प्रभावित हुआ उसकी वास्तुकला से, तो उसने इसको जो है कहा कि यह दैत्यों के द्वारा निर्मित है। दैत्यों का अर्थ जो है असुरों से नहीं बल्कि उस देव निर्मित या देवताओं से उसका आशय था, ठीक है। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए। हमारा अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री को शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है? तो ह्वेनसांग को शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने राजा हर्षवर्धन का उल्लेख किस नाम से किया है? तो ह्वेनसांग ने जो राजा हर्षवर्धन का नाम शिलादित्य के नाम से किया है, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने उल्लेख किया है कि बुद्ध के समय में ही कौशल के राजा प्रसेनजित ने महात्मा बुद्ध की चंदन की प्रतिमा सर्वप्रथम बनवाई थी, ठीक है। तो यह फाहियान ही इसका उल्लेख करता है। फाहियान ने उल्लेख किया था कि कौशल के शासक प्रसेनजित ने जो है, जो कि बुद्ध के मित्र थे, उन्होंने बुद्ध के जीवित रहते हुए ही चंदन की एक प्रतिमा, उनकी चंदन की प्रतिमा बनवाई थी, जो कि मूर्ति पूजा का, अगर देखा जाए कि मूर्ति कला का विकास का प्राचीनतम साक्ष्य माना जा सकता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान के भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ी अवस्था में था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा कौन सा नगर लगभग उजड़ी अवस्था में था? तो तक्षशिला तो उन्नत अवस्था में था, मथुरा भी उन्नत अवस्था में था, कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये सभी जो स्थल थे यह उजड़ी अवस्था में थे। तो इसमें हमारा कपिलवस्तु हो जाएगा, कुशीनगर हो जाएगा, तो विकल्प सी और डी, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फाहियान ने किस देश का वर्णन किया है? तो फाहियान ने मध्य देश का वर्णन किया है, विकल्प सी हमारा सही आंसर। बार बार फाहियान जो है अपने यात्रा विवरण में मध्य देश का जो है उल्लेख करता है। वह किसी राजा का उल्लेख नहीं करता है, किसी राजा को व्यक्तिगत नाम से संबोधित नहीं करता, बल्कि जो है मध्य देश के राजा, ठीक है, मध्य देश के राजा, या मध्य देश को उसने ब्राह्मणों का देश बताया है, ब्राह्मणों का देश बताया है, तो मध्य देश के नाम से जो है या मध्य देश का वर्णन किया है, विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री को 2 बार डाकुओं ने लूटा था? तो ह्वेनसांग को जो है 2 बार डाकुओं ने लूटा था, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग के अनुसार कहाँ का शासक शूद्र था? तो ह्वेनसांग ने जो है सिंध के शासक को शूद्र बताया, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन नामक पुस्तक संबंधित है। तो ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन नामक पुस्तक जो है इत्सिंग से संबंधित है। जो इत्सिंग का मूल ग्रंथ था या उसका जो यात्रा विवरण था, उसका नाम था काओ सांग चुंग। यह जो है इत्सिंग का यात्रा विवरण है और इसी का जो है यह अंग्रेजी अनुवाद है, ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो भीनमाल उसमें जो है गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उसने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी भीनमाल की यात्रा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, चोलों और उनकी शासन व्यवस्था के संबंध में किस चीनी यात्री ने अपना विवरण दिया है? तो चाओ जू कुआ ने इसका विवरण दिया है, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अरब यात्री राष्ट्रकूट एवं पाल प्रतिहार राजाओं का उल्लेख अपने यात्रा विवरण में किया है? तो सुलेमान जो है पहला यात्री था जिसने राष्ट्रकूट, पाल एवं प्रतिहार राजाओं का उल्लेख अपने यात्रा विवरण में किया है, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
सुलेमान ने किस भारतीय शासक को सबसे अधिक शक्तिशाली कहा है? तो सुलेमान बार बार जो है बलाहार शासक का उल्लेख करता है। बलाहार शासक को जो सबसे शक्तिशाली शासक कहता है, और यह जो है राष्ट्रकूट शासक से जो है कोई राष्ट्रकूट शासक था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सुलेमान किस प्रतिहार शासक की भूरि भूरि प्रशंसा करता है? तो सुलेमान जो है मिहिर भोज की भूरि भूरि प्रशंसा करता है। अगला प्रश्न है, सुलेमान ने किस शासक को मुसलमानों का घोर शत्रु बताया था? तो सुलेमान जो है मिहिर भोज की भूरि भूरि प्रशंसा तो करता है, लेकिन जो है उसकी आलोचना भी करता है कि वह अपने राज्य में मुसलमानों को बहुत त्रस्त करता है, वह मुसलमानों का घोर शत्रु है। विकल्प सी मिहिर भोज हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अरबी लेखक अल मसूदी किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत आया? तो यह महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मुरुज उल जहान किस अरबी यात्री का यात्रा विवरण है? तो यह अल मसूदी का यात्रा विवरण है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अलबर्नी किस शासक का दरबारी विद्वान था? तो अलबर्नी महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था। जब उसने ख्वारिज्म के शाह पर आक्रमण किया था तो महमूद गजनवी ने वहीं से अलबर्नी को पकड़कर लाया था। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय कौन सा विद्वान उसके साथ भारत आया था? तो अलबर्नी जो है उसके साथ भारत आया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, तहकीक ए हिंद का लेखक कौन था? तो तहकीक ए हिंद या इसको किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसका लेखक अलबर्नी था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद की रचना अलबर्नी ने किस भाषा में की थी? तो इसकी रचना अलबर्नी ने अरबी भाषा में की थी। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने किताबुल हिंद का अनुवाद हिंदी भाषा में किया? तो यह रजनीकांत ने किया था। रजनीकांत ने किताबुल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। सचाऊ ने उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। सचाऊ ने अंग्रेजी भाषा में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुओं को यह दृढ़ विश्वास है उनके जैसा कोई देश नहीं, उनके जैसा कोई शासक नहीं है, उनके जैसा कोई ज्ञान नहीं है। तो किसका कथन है? अलबर्नी ने जो है हिंदुओं की घोर आलोचना की है। उसका कहना था हिंदुओं को लगता है कि उनके जैसा कोई शासक नहीं, उनके जैसा कोई विद्वान नहीं, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने शूद्रों की सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की है? तो अलबर्नी ने शूद्रों की सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की है। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, अलबर्नी ने किताबुल हिंद में कितने अंत्यज जातियों का उल्लेख किया है? तो अंत्यज जातियों का कुल 8 अंत्यज जातियों का उल्लेख अलबर्नी के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबर्नी ही था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। एक प्रश्न और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अलबर्नी की पुस्तक किताबुल हिंद में किस क्षेत्र का विवरण प्राप्त नहीं होता है? तो अलबर्नी ने अपनी पुस्तक में भारत की राजनीतिक अवस्था का विवरण नहीं दिया है, केवल सांस्कृतिक, आर्थिक और अन्य पक्षों का उल्लेख किया है, लेकिन राजनीतिक अवस्था का उल्लेख उसने नहीं किया है। हमारा अगला प्रश्न है, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो मार्को पोलो जो है इटली का निवासी था, इटली के वेनिस का निवासी था। ठीक है, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो सही आंसर है विकल्प डी, मार्को पोलो को ही मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और यात्रियों का या विदेशी यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विदेशी यात्री भारतीयों की आलोचना इस बात के लिए करता है कि उनका अधिकांश पैसा घोड़ा खरीदने में खर्च हो जाता है? तो इसका उल्लेख जो है मार्को पोलो ही करता है, और वह भारतीयों की आलोचना भी करता है।
हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री का मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्लाह था? तो यह इब्न बतूता का मूल नाम था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में उसने उसके पद से हटा दिया था और कारागार में डाल दिया था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने अरबी भाषा में रहला नामक ग्रंथ की रचना की? तो रहला नामक ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में इब्न बतूता के द्वारा की गई थी। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने ही जो सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री निकोली कोंटी था। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निकोली कोंटी कहाँ का मूल निवासी था? तो निकोलो कोंटी जो है इटली के वेनिस का मूल निवासी था। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ईरानी यात्री ने विजयनगर की यात्रा की थी? तो विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला ईरानी यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक था। अब्दुल रज्जाक को जो है फारस के शाहरुख ने जो है कालीकट के शासक जमोरिन के यहाँ जो है जमोरिन के यहाँ राजदूत बनाकर भेजा था और बाद में जो है वह विजयनगर की यात्रा पर गया था देवराय द्वितीय के समय में। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें पहला है अब्दुल रज्जाक इसमें दिया है विदेशी यात्रियों के नाम और जो है वह जिस शासक के दरबार में गए थे। तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में गया था, यह सही है। दूसरा निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के दरबार में गया था, यह भी सही है। तीसरा है दुआर्ते बारबोसा, तो बारबोसा कृष्ण देवराय के समय में गया था, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर, सभी विजयनगर के शासक है। हमारा अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक किस शासक का दूत बनकर आया था? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि वह फारस के शाहरुख का दूत बनकर आया था, जो कि तैमूर लंका पोता था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहों का उल्लेख किया है? तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर में कुल 300 बंदरगाहों का उल्लेख किया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है अब्दुल रज्जाक, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कहाँ का निवासी था, फारस का निवासी था। विकल्प बी है एथनोसियस निक्तिन, तो निक्तिन जो है एक घोड़े का व्यापारी था और रूस का रहने वाला था, यह बहमनी शासकों के दरबार में आया था। विकल्प सी है दुआर्तो बारबोसा, तो दुआर्तो बारबोसा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, यह भी सही है। विकल्प डी है डोमिंगो पायस, तो डोमिंगो पायस इटली का रहने वाला नहीं था बल्कि यह भी एक पुर्तगाली था, यह भी एक पुर्तगाली यात्री था। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था? तभी मैंने आपको ऊपर बताया है एथनेसियस निक्तिन जो है बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 90 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। ये सभी प्रश्न जो है भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों से संबंधित हैं और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में लगभग 2 से 3 प्रश्न
निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। इसकी सेकंड पार्ट मैं अति शीघ्र ही अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।